हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व कराना स्टार्ट किया था। तो आज उसकी नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति हजार पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 कि प्रति हजार पुस्तकों के निर्गमन में परामर्श पर 5 पुस्तक के बराबर नुकसान उचित रूप से माना जाता है। कितने पुस्तक? 5 पुस्तक। डिस्क्रिप्शन भी वही कह रहा है कि एक वर्ष में जारी 1000 संस्करणों की पुस्तकों में 5 खंडों का नुकसान उचित माना जाता है, बशर्ते ऐसे नुकसान बेईमानी या लापरवाही के कारण नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेमिफिकेशन का तात्पर्य क्या है। तो रेमिफिकेशन का तात्पर्य है विषय का विभाजन एवं उप विभाजन करना। ये रेमिफिकेशन का तात्पर्य क्या है? तो विषयों का विभाजन एवं उप विभाजन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है और डिस्क्रिप्शन भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे 7 है। वर्तमान में राजस्थान में 7 राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं। उसमें से कौन कौन है उसे आप देखिए कि पहला है राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो जोधपुर में है। सेकेंड है राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय जो उदयपुर में है। तीसरा है राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो जयपुर में है। फोर्थ है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर में है। और फिफ्थ है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय बीकानेर में है जो 1937 में बना। और राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो कोटा में है 1910 में स्थापना हुई और 15 अगस्त 1956 को राजकीय सार्वजनिक मंडल का पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। सेवेंथ है आपका गवर्नमेंट पब्लिक डिविजनल लाइब्रेरी बीकानेर में जो है 1937 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के पुस्तक का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। तो हमको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर मोतीलाल सांधवी। कौन थे? तो मास्टर मोतीलाल सांधवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहां स्थित है उनके क्रम में सही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि पहला जो है राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय वो झालवाड़ में है, सेकेंड आपका जोधपुर में, थर्ड आपका उदयपुर में और फोर्थ आपका कहाँ है? जयपुर में है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो जोधपुर में है, इसकी स्थापना महाराजा सुमेर सिंह ने 1915 में की थी। 17 मार्च 1936 से यह पुस्तकालय उम्मेद उद्यान में संचालित है। यहाँ वर्गीकरण में डीडीसी के 19वां संस्करण और सूचीकरण में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रयोग होता है। राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय उदयपुर में है। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर की स्थापना आमेर के राजा और मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक महाराजा मान सिंह ने 1652 में आमेर में की थी और 1702 में सवाई जयसिंह ने इसके विकास में योगदान दिया। 1716 में इसमें आमेर से जयपुर के जलीब चौक में स्थानांतरित किया गया और वर्तमान भवन की स्थापना 1886 में महाराजा माधव सिंह ने की थी। यह वर्गीकरण में डीडीसी का 19वां संस्करण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे LARRDIS कहा जाता है। LARRDIS जिसका फॉर्म पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेफरेंस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है। लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक सेट का एक हिस्सा है, लेकिन यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सेवा प्रदान करता है। संसद पुस्तकालय भारत में पुस्तकों के सबसे समृद्ध भंडार में से एक है और भारतीय विधानमंडल के सदस्यों की सहायता के लिए वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैकग्रा-हिल क्वेश्चन क्या है। तो मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग एक्सेस साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस साइंस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नियंत्रण की अवधि से संबंधित है, कौन सा संबंधित है? तो अधीनस्थों की संख्या, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है वो नियंत्रणों की अवधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नियंत्रण की अवधि या व्यापार प्रबंधन विशेष रूप से मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। नियंत्रण की अवधि एक पर्यवेक्षक के अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करती है, जैसे सामान्यतः एक मैनेजर के अंडर में 4 कर्मचारी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी हैंडबुक किस संस्था का प्रकाशन है? इसका राइट आंसर है AIU का प्रकाशन है यूनिवर्सिटी हैंडबुक। भारत में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाला यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें सभी भारतीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की नवीनतम सूचनाएं दी जाती है। इसमें समस्त विश्वविद्यालयों को उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालयों से संबंधित संपूर्ण सूचनाएं जैसे स्थापना वर्ष, पता, विश्वविद्यालय के अधिकारी, पुस्तकालय सुविधाएं, बजट, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, महाविद्यालयों की सूची, शिक्षण का माध्यम आदि जानकारी दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है परिखंडीकरण किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन से, मार्केट सर्वे रिपोर्ट से परिखंडीकरण संबंधित है। परिखंडीकरण का मतलब बाजार को भागों या खंडों में विभाजित करना है जो निश्चित, सुलभ, कार्रवाई योग्य और लाभदायक है। इनमें वृद्धि की क्षमता हो। सेगमेंटेशन एक विक्रेता को अपने उत्पाद को ग्राहकों की जरूरतों, इच्छाओं, उपयोगों और भुगतान की क्षमता को बारीकी से देखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोटका का उपसूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोटका का उपसूत्र जो है वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है। किससे है? वैज्ञानिक उत्पादकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह GUI जिसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI तथ्य पर आधारित है। इसमें आइकॉन पर क्लिक करके प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। विंडोज़ के संस्करण कौन कौन से हैं? तो विंडोज़ 95, 97, 98, 2000 है। और विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, 10 एट्सेट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अज्ञात या संदिग्ध लेखक के पुस्तकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे एपोक्राइफल पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोक्राइफल पुस्तक कहते हैं। एपोक्राइफल पुस्तक अज्ञात या संदिग्ध लेखक के पुस्तकों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एनोटेशन क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनोटेशन एक प्रकाशन की विशेष खूबियाँ हैं। क्या है एनोटेशन? एक प्रकाशन की विशेष खूबियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्लस्टर समूहन जो समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है। ओशनोग्राफी महासागर के भौतिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन है। यह एक महत्वपूर्ण पृथ्वी विज्ञान है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। समुद्र की धाराएं, लहरें और भूभौतिकी द्रवगतिकी भी है। प्लेट विवर्तनिकी और समुद्र तल का भूविज्ञान आदि ये विविध विषय कई विषयों को दर्शाते हैं जो समुद्र विज्ञानियों को विश्व महासागर के आगे के ज्ञान और प्रक्रियाओं के मिश्रण को समझने के लिए अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लॉस। ग्लॉस जो है भाषा शब्दकोशों के निरूपण का भाग नहीं है। भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग व्युत्पत्ति, स्थानीय भाषा और व्यक्तिकरण सूचना है तथा ग्लॉस भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वप्निक श्रृंखला प्रदर्शित करती है, किसे करती है? तो प्राधिकार संरचना को स्वप्निक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। स्केलर श्रृंखला प्राधिकरण की औपचारिक रेखा है जो एक सीधी रेखा में उच्चतम से निम्नतम रैंक तक चलती है। यह श्रृंखला उस मार्ग को निर्देशित करती है जिसके माध्यम से सूचना वांछित स्थान या व्यक्ति को सूचित की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अज्ञात लेखक कृतियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे गुमनाम कृति कहा जाता है। एक गुमनाम कृति उसे लेखक द्वारा प्रकाशित एक काम है जो गुमनाम रहना चाहता है और या तो किसी भी नाम के तहत नहीं, ये एक छद्म नाम जो आसानी से अपने निर्माता से जुड़ा नहीं हो सकता है। इससे अमेरिकी कानून में प्रतियों या ध्वन्यात्मकता पर काम के रूप में परिभाषित किया गया है।
जिनमें से किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति के पहचान लेखक के रूप में नहीं है। इन मामलों में अक्सर कॉपीराइट समाप्ति के नियम अक्सर बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। आपको ये बताना है कि जो साइटेशन है, साइटेशन जो शब्द है वो किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसके राइट आंसर जो होंगे, साइटेशन किसकी होस्ट सेवा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। साइटेशन जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की ऑनलाइन होस्ट सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, यानी क्रिएटिव कॉमन्स और DOAJ ये दोनों के दोनों जो है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है। कौन कौन, क्रिएटिव कॉमन्स और DOAJ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनौपचारिक संप्रेषण के FW लैंकास्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षणों को पहचानिए। इसमें कौन सा FW लैंकास्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षण आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है सही होने वाला है केवल फर्स्ट एंड सेकंड, यानी वार्तालाप के माध्यम में संप्रेषण और व्यक्तिगत और दूरभाष के माध्यम से या आमने सामने, ये दोनों जो है अनौपचारिक संप्रेषण के FW लैंकास्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षण है। कौन कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विशिष्ट कौशलों का तात्पर्य है क्या है, आपको ये बताना है कि विशिष्ट कौशलों का तात्पर्य क्या है। इसमें राइट आंसर जो होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि विशिष्ट कौशलों का तात्पर्य है व्यक्तिगत गुणों, आदतों, दृष्टिकोण और सामाजिक शिष्टाचार के उस समूह से जिनसे व्यक्ति का अच्छा कर्मचारी और सुसंगत सहकर्मी बनता है। नौकरी की तलाश में गुप्त शास्त्र और वे कौशल जो आसानी से मापनीय नहीं है, ये तीनों के तीनों जो है विशिष्ट कौशलों का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, जो आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विकथन और कारण है, आपको बताना है विकथन सही या फिर कारण सही है, आपको ये बताना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व की अधिकांश संस्थाएं इम्पैक्ट का प्रयोग अपनी संस्थागत उत्पादकता मापन के लिए करती है। तो ये कथन जो है क्या कह रहे हैं, ये कथन पूरी तरह से गलत बता रहा है कि विश्व की जो अधिकांश संस्थाएं वो इम्पैक्ट का प्रयोग अपनी संस्थागत उत्पादकता मापन के लिए नहीं की जाती है। कारण क्या है कि इम्पैक्ट फैक्टर आधारित पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख समान गुणवत्ता का होता है, आपको ये बताना है। तो ये गलत बता रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन अभिकथन जो है वो सही है। सॉरी एक सेकेंड, विश्व की अधिकांश संस्थाएं इम्पैक्ट का प्रयोग अपने संस्थागत उत्पादकता के मापन के लिए करती है, तो ये अभिकथन सही कह रहा है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा और रीजन जो है वो गलत होगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रे साहित्य में संकलित सूचना की विश्वसनीयता बहुत अधिक स्रोत पर प्रकाशन की प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो ये कथन सही कह रहा है, अभिकथन जो है वो सही कह रहा है, लेकिन तर्क के बारे में देखते क्या है। क्योंकि ये ग्रे साहित्य का बहुत बड़ा अंश स्वप्रकाशित है और अस्थायी एवं अभिलेखीय मूल्य का है, इसलिए उक्त सामग्री पर विशेष हेतु लेखक से संपर्क करके उसे अतिरिक्त पार्श्व सूचना लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ कारण जो है वो गलत कह रहा है कि उसे सूचना लेने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन सही होगा और कारण गलत होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ग्रे लिटरेचर से तात्पर्य क्या है, आंतरिक प्रतिवेदन जिन्हें दस्तावेज के रूप में प्रकाशित नहीं किया जाता है। 1978 में ब्रिटिश लैंडिंग लाइब्रेरी डिवीजन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में ऑगर ने पहली बार अवधारणा का वर्णन करने के लिए ग्रे साहित्य शब्द का इस्तेमाल किया और 1989 में ऑगर ने द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ एक गाइड का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें ग्रे लिटरेचर शब्द का पहला उपयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक अल्पकालिक साहित्य है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई लिखित और छपी हुई मुद्रित और अस्थायी सामग्री जो क्षणिक महत्व की होने के कारण सुरक्षित या संग्रहित नहीं की जाती है, वो अल्पकालिक साहित्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि अल्पकालिक साहित्य से तात्पर्य कोई लिखित और छपी हुई या मुद्रित और अस्थायी सामग्री जो क्षणिक महत्व की होने के कारण संरक्षित या संग्रहित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली निम्न में से किस बाधा को दूर करने का साधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी और व्यावसायिक शब्द अवरोध को। ज्ञान की किसी विशेष विद्या में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की उनकी परिभाषा सहित सूची
परिभाषिक शब्दावली कहलाती है। परिभाषिक का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई है। परिभाषिक शब्दों का प्रयोग जटिल विचारों की अभिव्यक्ति को सुचारू बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन बेंजामिन डांसर ने। यह सूचना संग्रह एवं सूचना पुनः प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। माइक्रो फोटोग्राफी को माइक्रोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली का आविष्कार 1839 और 1959 के मध्य अंग्रेज ऑप्टिकल उत्पादक जेबी डैचर और फ्रांसीसी फोटोग्राफर रेने डैगरेन ने किया। इस प्रणाली की सहायता से प्रतियों की संख्या में बहुत कमी की जा सकती है। इस प्रणाली के अंतर्गत निम्न माध्यम आते हैं: माइक्रोफिल्म, माइक्रोकार्ड, माइक्रोफिश, माइक्रो ओपेक्यू, अल्ट्राफिश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ई गवर्नेंस के पहल चौपाल किसकी प्रोन्नति विकास के लिए बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि की प्रोन्नति विकास के लिए। ई चौपाल भारत में एक विशाल समूह स्वगतिका बारिका बेडही की एक पहल है जो सोयाबीन, गेहूं, कॉफ़ी और झींगे जैसी कृषि और जलीय कृषि उत्पादों की खरीद के लिए इंटरनेट के माध्यम से किसानों के साथ सीधे जुड़ने के लिए है। ई चौपाल भारतीय कृषि द्वारा खंडित खेतों, कमजोर बुनियादी ढांचे और बिचौलियों की भागीदारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटता है। लगभग 10 मिलियन किसानों को प्रभावित करने वाले 10 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 35,000 गांवों में 6100 ई चौपाल चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम भारतीय कंप्यूटर को किस स्थान पर अधिस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारत में पहला कंप्यूटर 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। इसे HEC2M कहा जाता था और इसे कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। यह एक नंबर क्रंचिंग मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं था और आकार में बहुत बड़ा था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व का एक शैक्षणिक संस्थान है जिसे भारतीय संसद के 1959 के अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है। 17 दिसंबर 1931 में स्थापित भारत का यह सार्वजनिक विश्वविद्यालय आंकड़ों पर केंद्रित सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठा संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिजिटल मीडिया फाइल्स की श्रृंखला जो धारावाहिक प्रसारित होती है उन्हें वेब सिंडिकेशन के कम से डाउनलोड किया जाना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग पॉडकास्टिंग कहते हैं। पॉडकास्ट डिजिटल ऑडियो या वीडियो फाइलों की एक एपिसोडिक श्रृंखला है जिसे सुनने के लिए उपयोगकर्ता डाउनलोड कर सकता है। पॉडकास्टिंग अक्सर एक सदस्यता मॉडल का उपयोग करता है जिसके तहत एक नए एपिसोड स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के स्वयं के स्थानीय कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के लिए वेब सिंडिकेशन के माध्यम से डाउनलोड करते हैं। बेन हैमर्सली ने मूल रूप से पॉडकास्ट शब्द को आईपॉड और प्रसारण के रूप में 2004 में सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श साधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनियम कैटलॉग जो है वो एक परामर्श साधन है। एक संघ कैटलॉग एक संयुक्त पुस्तकालय कैटलॉग है जो कई पुस्तकालयों के संग्रह का वर्णन करता है। यूनियन कैटलॉग को मीडिया की एक श्रेणी में बनाया गया है जिसमें पुस्तक प्रारूप, माइक्रोफिल्म कार्ड और हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस शामिल है। प्रिंट यूनियन कैटलॉग आमतौर पर शीर्षक, लेखक या विषय द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आमतौर पर कीवर्ड और बुलियन प्रश्नों का समर्थन करते हैं। संघ कैटलॉग लाइब्रेरियन के लिए उपयोगी है। अब तक छपी सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग अमेरिका नेशनल यूनियन कैटलॉग प्रीमियम 1956 ई प्रिंट है जो 1981 में पूरा हुआ था और ऑनलाइन रूप में OCLC का वर्ल्ड कैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना का अधिकार बिल को भारत की संसद ने कब पास किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार भारत की संसद का कार्य है जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यवहारिक शासन स्थापित करने के लिए प्रदान करता है और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह लेता है। अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जिसका उत्तर 30 दिन के भीतर देना आवश्यक है। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीनतम लेखन सामग्री कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताड़पत्र। प्राचीन भारत की लेखन सामग्री में ताड़पत्र लेखन का प्रमुख साधन रहा है। ताड़ या ताड़ वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, खर ताड़ और श्री ताड़। जातक कथाओं में पन्न, जिसे पत्र या पन्ना शब्द संभवतः ताड़पत्र के लिए ही प्रयुक्त होता है। चीनी यात्री युआन त्सांग उनकी एक शिष्य के द्वारा देखी गई जीवनी से पता चलता है। बुद्ध के निर्वाण के शीघ्र बाद हुई प्रथम संगीति में जो त्रिपिटक तैयार हुआ
उसे ताड़पत्रों पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोकर कंपनी। बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? बोकर कंपनी। बुक ऑफ प्रिंट दुनिया भर के पुस्तकालय प्रकाशकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्रणी ग्रंथ सूची डेटाबेस है। प्रकाशकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समृद्ध मेटाडेटा से पुस्तक इन प्रिंट स्मार्ट संग्रह, विकास और क्रय निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुस्तकालयों के एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है। प्रिंट इन बुक आपको बाजार की खोज करने, सही शीर्ष खोजने और सभी प्रारूप विकल्पों का पता लगाने में मदद करती है। इसका प्रकाशक आर बॉकर एक अमेरिकी अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है जो न्यू प्रोविडेंस, न्यू जर्सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मिलियन पुस्तक परियोजना किसकी पहल थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय की यह पहल थी। किसकी थी? कार्नेगी मेलॉन की। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि मिलियन बुक प्रोजेक्ट 2007-8 से कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में स्थित है के नेतृत्व में एक पुस्तक डिजिटलीकरण परियोजना थी। भारत में सरकारी और अनुसंधान भागीदारों जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और चीन के साथ काम करते हुए परियोजना ने कई भाषाओं में पुस्तकों को स्कैन किया, OCR का उपयोग करके पूर्ण पाठ को खोज को सक्षम किया और वेब पर पुस्तकों के लिए मुफ्त में पढ़ने की सुविधा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विश्व घटनाओं का संग्रह है। विश्व समाचार डाइजेस्ट एक साथ प्रचलित फैक्ट्स ऑन फाइल वर्ल्ड यूज डाइजेस्ट से लगभग 7 दशक की खबरें लाता है और छापता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के इस अभिलेखीय रिकॉर्ड को एक साप्ताहिक रूप से अपडेट किया जाता है और इसमें 1 मिलियन से अधिक आंतरिक हाइपरलिंक्स और सुविधाजनक नई विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रूक्स है। जानकारी और ज्ञान के बारे में भ्रमित होना आसान है। जानकारी और ज्ञान के बीच मामूली और सूक्ष्म अंतर होने के तथ्य को जाने बिना लोग अक्सर परस्पर विनिमय करते हैं। ये दो ज्ञान प्रबंधन प्रणाली की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिसमें पूर्व का मतलब किसी चीज़ के बारे में संशोधित डेटा है, जबकि बाद वाले को सीखने और अनुभव से प्राप्त उपयोगी जानकारी को संदर्भित करता है। सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास ब्रूक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विभिन्न कोडन और विकोडन कुंजियां का इस्तेमाल करने वाली कूटलेखन तकनीक को क्या कहा जाता है? जैसे प्रकट कुंजी कूटलेखन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। विभिन्न कोडन और विकोडन कुंजियां का इस्तेमाल करने वाली कूटलेखन तकनीक को प्रकट कुंजी कूटलेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नया विश्वकोश ब्रिटेनिका जो है 2012 के बाद प्रिंट रूप से प्रकाशित होना बंद हो गया था। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण 1768 में डिक्शनरी ऑफ आर्ट, साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से प्रकाशित किया गया था। इसका 15वां संस्करण 1974 को संशोधित शीर्षक के साथ न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नाम से अंतिम प्रिंट संस्करण के रूप में 2010, जिसकी घोषणा 2012 में हुई थी, उसे प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम पता ना हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग गुमनाम कहते हैं। एक गुमनाम कृति उसे लेखक द्वारा प्रकाशित एक काम है जो गुमनाम रहना चाहता है और या तो किसी भी नाम के तहत नहीं या एक छद्म नाम जो आसानी से अपने निर्माता से जुड़ा नहीं हो सकता है। इसे अमेरिकी कानून में प्रतिज्ञा या ध्वन्यात्मकता पर काम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें से किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान लेखक के रूप में नहीं की है। इन मामलों में अक्सर कॉपीराइट समाप्ति के नियम अक्सर बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबी कृष्णा राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरल डिग्री मिली थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन वर्गीकरण करने में। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। पीएचडी डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 1951 में सबसे पहले की गई तथा 1957 में श्री डीवी कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई। उनका शोध कार्य शीर्ष फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इन्होंने पीएचडी की उपाधि डॉक्टर SR रंगनाथन और डॉक्टर S दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की। लाइब्रेरी साइंस में दूसरी पीएचडी की उपाधि श्री PS के शर्मा को उनके शोध शीर्षक DDC स्कीम फॉर इंडोलॉजी के लिए 1977 में डॉक्टर JS शर्मा के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सही सम्मेलन करना है। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके आया हूँ कि संचालन प्रक्रियाकरण क्या है? एक लिपिकीय कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। कार्यात्मक नियंत्रण जो है वो निम्न स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा और प्रबंधन नियंत्रण जो है वो मध्यम स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा और रणनीतिक योजना जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना है। डायरेक्ट आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि थर्ड स्टोन स्केल जो है वो मूल्यांकनकर्ताओं का समूह है। थर्ड स्टोन स्केल क्या है? तो मूल्यांकनकर्ताओं का समूह है। और शब्दार्थ विभेदक स्केल क्या है? तो दो विरोधी स्थितियों से चयन करना शब्दार्थ विभेदक स्केल कहलाता है। लिकार्ट स्केल क्या है? तो गहन संरचना के लिए लिकार्ट स्केल को जानना होता है। समाजमिति स्केल क्या है? तो एक समूह में व्यक्तित्व वरीयता को बताने के लिए समाजमिति स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिर से सूची 1 को सूची 2 से मैच करना था। मैं आपके लिए डायरेक्ट ऑप्शन लेके आया हूँ कि विद्या निधि क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध के लिए विद्या निधि का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध के लिए विद्या निधि का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल अभिलेखागार है टीकेडीएल। टीकेडीएल क्या एक प्रकार का डिजिटल लेखागार है। डीओएजे क्या है? तो ये पत्रिकाओं का डिजिटल पुस्तकालय है डीओएजे। ई प्रिंट्स @IISc क्या है? तो ये एक संस्थात्मक निक्षेपगार है। ये क्या है? संस्थात्मक निक्षेपगार है। कौन सा? तो ई प्रिंट्स @IISc है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क है। आपको बताना है कि इसमें से अभिकथन सही या फिर तर्क सही है, आपको ये बताना है। तो अभिकथन को हम लोग देखते हैं कि अभिकथन क्या कह रहा है। तो अभिकथन कह रहे हैं कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा ने सुनहरे 100 वर्ष का काल पूरा कर लिया, किंतु इसने गुणवत्ता से समझौता किया है। ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत के पुस्तकालय एवं सूचना शिक्षा विज्ञान शिक्षा ने सुनहरे 100 वर्ष का काल पूरा किया और इसकी गुणवत्ता से समझौता भी किया है। ये सही है, अभिकथन सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्कूलों और मुक्त अधिगम प्रोग्रामों की अनियोजित प्रचुरता है। तो तर्क भी यहाँ पे क्या है? पूरी तरह से सही है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्कूलों और मुक्त अधिगम प्रोग्रामों की अनियोजित प्रचुरता है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या अभिकथन तर्क फिर से दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से समझिए। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन है अनुक्रमणीकरण भाषा एक कृत्रिम भाषा है और यह नियंत्रित शब्दावली का उपयोग करती है। तो अभिकथन यहाँ पे सही कह रहा है कि जो अनुक्रमणीकरण भाषा एक कृत्रिम भाषा है, यह नियंत्रण शब्दावली का उपयोग करती है। तर्क कहता है नियंत्रित शब्दावली पदों के बीच और पदों में संबंध स्थापित करती है। ये भी सही कह रहा है कि नियंत्रित शब्दावली जो है पदों के बीच और पदों के संबंध में स्थापित करती है। ए और सी यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है। वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन श्रवण सामग्रियों को शैक्षणिक पुस्तकालयों में कम उपयोग होता है। आपको बताना है क्या यह अभिकथन सही है। तो यहाँ पे अभिकथन सही कह रहा है कि श्रवण सामग्रियों को शैक्षणिक पुस्तकालयों में उपयोग होता है। तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है लोग इन सामग्रियों को बौद्धिक रूप से कम महत्वपूर्ण समझौते हैं और इसे मनोरंजन के लिए ही उपयोग मानते हैं। तर्क क्या कह रहे हैं? लोग इन सामग्रियों को बौद्धिक रूप से कम महत्वपूर्ण समझते हैं और इसे मनोरंजन के लिए ही उपयोगी मानते हैं। तो तर्क जो है वो आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से सही कहना ये उचित नहीं होगा। ये आंशिक रूप से सही है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिकथन जो है सही है और तर्क भी सही है, लेकिन आंशिक रूप से सही है। ये आपका किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकथन और तर्क के बारे में फिर से पूछा जा रहा है। आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। निर्बाध प्रणालियों का अंतर्योजन आईसीटी के घटकों के संयोजन की अनुमति देता है। तो अभिकथन यहाँ पे सही है कि निर्बाध प्रणालियों का अंतर्योजन आईसीटी के घटकों के संयोजन की अनुमति देता है। ये सही है। तर्क कह रहा है नेटवर्क प्रिंटर धीमा हो जाता है यदि ओएसआई की सुसंगत हो। तो तर्क यहाँ पे गलत कह रहा है कि नेटवर्क जो यहाँ पे प्रिंटर है वो धीमी नहीं होती यदि आप ओएसआई की यदि आप ओएसआई की सुसंगत हो तो नेटवर्क प्रिंटर धीमा नहीं होती है। तर्क कह रहा है कि धीमा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये तर्क गलत है, लेकिन अभिकथन पूरी तरह से सही है। तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना की समाधिकता है क्या है? सूचना की समाधिकता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए। सूचना की समाधिकता है कि अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए, ये सूचना की समाधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना की समाधिकता क्या है? तो अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए। अभी जस्ट आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पत्रिका प्रकाशनी के प्रभाव तत्व को जानने के लिए आप किन स्रोतों का उपयोग करेंगे, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही है कि उसमें हम लोग वेव ऑफ साइंस और स्कोप्स का प्रयोग करेंगे।
पत्रिका प्रकाशने के प्रभाव तत्व को जानने के लिए किन स्रोत का आप उपयोग कीजिएगा? तो वेब ऑफ साइंस और स्कॉप्स का। फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि वेब ऑफ साइंस और स्कॉप्स इन स्रोतों का प्रयोग करके पत्रिका प्रकाशने के प्रभाव तत्व को जाना जाता है। स्कॉप्स एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ESPN। ESPN जिसका फुल फॉर्म एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग है, यह स्पोर्ट्स से संबंधित होता है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई, जब ANSI अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जिनका प्रतिपादन 1918 में हुआ, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तथा BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन उपर्युक्त ANSI, BIS और BSI में तीनों एक प्रकार की मानक प्रदान करने वाली संस्था है तथा ESPN जो है मनोरंजन और खेल ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रोगेट का अंतर्राष्ट्रीय थिसोरस क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शब्दों की वर्गीकृत सूची जो है रोगेट का अंतर्राष्ट्रीय थिसोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यद्यपि जीरोग्राफी फोटोकॉपी तैयार करने की विधि है, परंतु इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यद्यपि जीरोग्राफी फोटोकॉपी तैयार करने की विधि है, परंतु इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट सामान्यतः आलोकित करता है, किसे करता है? इसे तकनीकी पक्ष को आलोकित करता है। तकनीकी पक्ष जो है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट को सामान्यतः आलोकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? जब दो या दो से अधिक मूल विषयों के समान संबंध परक अधिगम किसी विशिष्ट विषय को बनाता है, तो उस संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज रिलेशन कहते हैं, प्रावस्था संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फेज रिलेशन कहते हैं, प्रावस्था संबंध कहते हैं। नेक्स्ट को डिस्क्रिप्शन भी सेम दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक मूल विषयों में समान संबंध परक अधिगम किसी विशिष्ट विषय को बनाता है, तो उसी संबंध को प्रावस्था संबंध, फेज रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण पाठ्य खोज की पुनः प्राप्ति परर, ब्लेयर और मॉरेन के मूल्यांकन परक अध्ययन को कहा जाता है। पूर्ण पाठ्य जो ब्लेयर एंड मॉड इवोल्यूशन स्टडी ऑन रिट्रीवल इफेक्टिवनेस ऑफ फुल टेक्स्ट सर्च इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण पाठ्य खोज की पुनः प्राप्ति परर, ब्लेयर और मेरोन के मूल्यांकन परक अध्ययन को कहा जाता है। अध्ययन को कहा जाता है ये जो खोज हुई उस खोज को क्या कहा जाता है, आपको यही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे हम लोग स्टीयर्स प्रोजेक्ट कहते हैं, स्टीयर्स परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टीयर्स परियोजना कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि स्टीयर्स प्रोजेक्ट को पूर्ण पाठ्य खोज की पुनः प्राप्ति पर ब्लेयर और मेरोन के मूल्यांकन पर अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाव चित्रात्मक परिकल्पना किसके व्यवहार की पूर्व सूचना को देने के लिए निर्दिष्ट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति की भाव चित्रात्मक परिकल्पना जो एक व्यक्ति के व्यवहार की पूर्व सूचना को देने के लिए निर्दिष्ट होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तर्क की प्रक्रिया में जब हम विशिष्ट कथन से प्रारंभ करते हैं और सामान्य कथन से समाप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, अगमनात्मक तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आगमनात्मक तर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोलोमन 4 समूह डिजाइन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पूर्व परीक्षणोत्तर नियंत्रण समूह डिजाइन से संबंधित है सोलोमन। इसका डिस्क्रिप्शन को समझिए, पूर्व परीक्षणोत्तर नियंत्रण समूह डिजाइन से सोलोमन 4 समूह डिजाइन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनुसंधान अभिकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा केस अध्ययन उपागम से संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि सामान्य अध्ययन जो है वो केस अध्ययन उपागम से संबंधित नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए ध्यान से कि सामान्य अध्ययन अनुसंधान अभिकल्प में केस अध्ययन उपागम से संबंधित नहीं है, जबकि गहन अध्ययन एक सीमित प्रकरणों का अध्ययन और विस्तृत आबादी के सामान्यीकरण के बारे में कम रुचि अनुसंधान अभिकल्प में केस अध्ययन उपागम से संबंधित है। केस अध्ययन सीखे विज्ञान के आधार पर उस क्षेत्र की मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके अपने मौलिक विचार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सही सम्मेलन क्या है? तो डायरेक्ट मैं आंसर पे लेके आया हूँ कि एशियन रिकॉर्डर क्या है? तो वो देवानंद की मृत्यु सूचना है, एशियन रिकॉर्डर में बताया गया है। यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स क्या है? तो सामयिक के विशिष्ट खंड का स्थान है यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स। बुक्स इन प्रिंट क्या है? तो यह पुस्तक की उपलब्धता को बताता है।
बॉक्सिन प्रिंट क्या बताता है, पुस्तक की उपलब्धता को बताता है। सोशल साइंस इंडेक्स क्या बताता है, यह हरित क्रांति पर लेख है। हरित क्रांति पर लेख कौन सा है, सोशल साइंस इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न को उसके कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, डायरेक्ट मैं इसको आपको आंसर्स पे लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको इस भी याद रखने होंगे। निम्न का कालक्रमानुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी जो 1917 में आया, लोडकास्ट लॉ 1926 में आया, जिव्स लॉ 1935 से 49 में आया और ब्रैडफोर्ड्स लॉ जो है 1934 में आया। जिव्स लॉ जो है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, लोडकास्ट लॉ प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है और ब्रैडफोर्ड्स लॉ है जो है वो स्कैटरिंग के बताता है। तो इस किसी भी को आप याद रखिएगा तो उससे क्या कर सकते हैं, आसानी से अरेंज करते हैं। इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि सबसे पहले थर्ड आएगा जिसमें दिया होगा आपका स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी जो 1917 में आया होगा, लोडकास्ट लॉ 1926 में, जिव्स लॉ 1935-49 में और ब्रैडफोर्ड्स लॉ जो है आपका 1934 में आया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ पहले होगा, सबसे पहले थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फोर होगा, फिर फर्स्ट होगा। पहले कौन सा होगा, थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फर्स्ट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस पे लेके चलते हैं, वहाँ से आप इसे इजी वे में समझ पाइएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो इसके ऑप्शंस क्या है, देखिए ध्यान से। उत्पत्ति के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थापन निम्न है कि क्लासिफिकेशन और रिसर्च ग्रुप जो है 1952 में बना, ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन 1971 में आया, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में आया और क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम 2010 में आया जो सीआरजी कार्य हेतु 1968 से शुरू हुआ। तो इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझ सकते हैं कैसे कैसे अरेंज कीजिएगा। सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप 1952 में आया, फर्स्ट में ये होगा। ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन 1971 में आया तो सेकंड में इसे रखना है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में आया तो थर्ड में इसे रखना है। और क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम 2010 में सीआरजी कार्य तो 1968 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, 1968 से शुरू हुआ। तो इसे आप किसके बाद रखिएगा, तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के बाद रखिएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है आप देखिए कोडिंग में, पहले फोर है, फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है एंड फिर सेकेंड है। पहले कौन सा होगा, फोर्थ होगा क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा। फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद कौन सा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर इसका जो है ऑप्शन नंबर देखिएगा फर्स्ट, फोर पहले होगा, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप पहले होगा, फिर थर्ड होगा ऑटोमेटिक रिवर्ट क्लासिफिकेशन होगा, फिर फर्स्ट होगा आपका ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग होगा, फिर जाके आपका सेकंड होगा क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, अभिकथन और तर्क आपको बताना है, अभिकथन सही या फिर तर्क आपको ये बताना है। अभिकथन कह रहा है यदि संरचना में परिवर्तन सम्मिलित नहीं किए जाते हैं तो संगठनात्मक समानता में असंतुलन होगा। तो अभिकथन ये सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है, जिस परिवेश में संगठन के कार्य होते हैं उसे गतिशील लाक्षणिकता से पहचाना जाता है। तर्क भी सही कह रहा है। अभिकथन और तर्क यहाँ दोनों सही से कह रहा है और तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, जहाँ पे ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है क्या होगा। अभिकथन कह रहा है पुस्तकालय में नाम ऑथोरिटी फाइल का उपयोग होना चाहिए। तो अभिकथन सही कह रहा है कि पुस्तकालय में नाम ऑथोरिटी की फाइल होनी चाहिए। रीजन कह रहा है लेखक की सभी कृतियाँ एक साथ होनी चाहिए, एक लेखक की सभी कृतियाँ एक साथ होनी चाहिए। रीजन भी सही कह रहा है कि आप अगर पुस्तकालय में किसी बुक को रख रहे हैं तो एक लेखक की सभी कृतियाँ एक स्थान पर होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, अब बी में दिया हुआ है कि बोथ इसका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ए गलत है और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन क्या था कि पुस्तकालय में नाम ऑथोरिटी फाइल का उपयोग होना चाहिए। ए यहाँ पे सही है और रीज़न जो है वो भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आपको किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चला गया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, अभिकथन और तर्क है। फिर से आप इसे समझिए क्या कहना चाह रहा है। अभिकथन कह रहा है सारकरण सेवाएं साहित्यिक समीक्षा में सहायक बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिकथन सही कह रहा है। तर्क क्या है, साहित्यिक समीक्षाएं विभिन्न अभ्यासों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश देती है, तो यहाँ कारण जो है वो भी सही है। यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही है।
जो आपको किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से ओपन सोर्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या दिया हुआ है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। कौन सा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ड्रूपल, जुमला और ओपन CMS ये जो है ओपन सोर्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन कौन सा है, ड्रूपल, जुमला और ओपन CMS, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे क्या होगा, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस क्या है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि यह विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्डों का संबंध जोड़ने वाला हस्त कौशल कमांड है। कौन सा रिलेशनल डेटाबेस जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्डों का संबंध जोड़ने वाला हस्त कौशल कमांड है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण किसके परिणाम से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन के निर्माण से हुआ है। फ्यूजन के परिणाम से बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ। फ्यूजन विभिन्न वस्तुओं के जुड़कर एक हो जाने की प्रक्रिया या उसका परिणाम होता है। लेमिनेशन क्या है, इसमें अस्तर पर अस्तर अर्थात प्रतिकरण के माध्यम से विषय का निर्माण होता है। फिजन क्या है, तो विखंडन से संबंधित होता है। एग्लोमेरेशन क्या है, तो पहले आंशिक समझ कहा जाता था। अवयवों में सामंजस्य के बिना संस्थाओं को एक साथ बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने की प्रक्रिया है एग्लोमेरेशन। एग्जाम्पल में आपका साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी और नेचुरल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए वर्ष 2011 का महत्व क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यह एक शताब्दी वर्ष है। क्या है, यह एक शताब्दी वर्ष है। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि वर्ष 2011 का महत्व शताब्दी वर्ष के रूप में भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए है, जबकि अन्य वर्ष का अर्थ इस प्रकार है। गोल्डन जुबली वर्ष जो है 50वीं वर्षगांठ के लिए मनाई जाती है। प्लेटिनम जुबली वर्ष 70वीं वर्षगांठ के लिए मनाई जाती है। डायमंड वर्ष के अंतर्गत 60वीं वर्ष किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा किसी नीज के आरंभ होने के ठीक 60 वर्ष बाद आने वाला वर्ष डायमंड वर्ष कहलाता है। इस प्रकार सभी वर्ष मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सही सम्मेलन करने में, डायरेक्ट इसको आंसर्स पे लेके आया हूँ कि समपार्श्विक वर्ग क्या है, तो एक ही क्रम के वर्ग परंतु उसी क्रम में किसी एक से संबंधित ना हो उसे हम लोग समपार्श्विक वर्ग कहेंगे। बहुवर्ग क्या होगा, दो अथवा अधिक सत्ताओं से युक्त वर्ग को बहुवर्ग कहेंगे। वर्गों की श्रेणी क्या है, तो प्रदत्त वर्ग और इसके जगत द्वारा निर्मित वर्गों का एक अनुक्रम वर्गों की श्रेणी कहलाता है। समन्वय वर्ग क्या है, तो विषय जगत में अन्यों के साथ जोड़ा गया एक विषय समन्वय वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। डायरेक्ट ऑप्शन पे मैं लेके आया हूँ कि इन्फॉर्मिक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का DBMS सॉफ्टवेयर है। इन्फॉर्मिक्स क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है। ओमनी पेज क्या है, तो ये एक OCR सॉफ्टवेयर है। OCR सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओमनी पेज है। और टिफ व्यूवर क्या है, तो ये एक इमेज सॉफ्टवेयर है। टिफ व्यूवर क्या है, इमेज सॉफ्टवेयर है। और टीम व्यूवर क्या है, तो ये एक प्रकार का रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है। टीम व्यूवर क्या है, तो रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है कि परिचालनों एवं सेवाओं में सुधारों के साधन को क्या कहते हैं, लोग इसे मूल्यांकन कहते हैं। परिचालनों एवं सेवाओं में सुधार के साधन को मूल्यांकन कहते हैं। कार्यसूची की तैयारी समय प्रबंधन कहलाता है। कार्यसूची की तैयारी क्या कहलाता है, समय प्रबंधन कहलाता है। निष्पादन दिशा निर्देश क्या कहलाता है, तो यह एक मानक है। निष्पादन दिशा निर्देश मानक को बताता है। और पुस्तक पीड़िका का प्रबलन क्या कहलाता है, तो यह एक परिरक्षण कहलाता है। पुस्तक पीड़िका का प्रबलन क्या कहलाता है, ये एक परिरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि माध्य क्या बताता है, किस चीज़ का औसत बताता है। माध्य क्या बताता है, औसत बताता है। बहुलक क्या बताता है, तो सर्वाधिक घटित मूल्य को हम लोग बहुलक कहते हैं। सर्वाधिक घटित मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं। मध्य क्या है, तो मध्य मूल्य को हम लोग मध्य कहते हैं। मानक विचलन क्या है, तो प्रसार का साधन ही मानक विचलन कहलाता है। प्रसार का साधन क्या कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सही सम्मेलन करना है कि ब्रेडफोर्ड क्या है, तो पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों का वितरण किसने किया था, ब्रेडफोर्ड ने किया था। पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों का वितरण ब्रेडफोर्ड ने किया। लेखकों का वैज्ञानिक उत्पादन लोटका ने किया। लेखकों का वैज्ञानिक उत्पादन किसने किया, लोटका ने किया। पाठ के शब्दों के होने की आवृत्ति के बारे में किसने बताया, तो जिफ ने बताया। और उद्धरण अनुक्रमणिका गारफील्ड के द्वारा दिया गया। उद्धरण अनुक्रमणिका किसके द्वारा दिया गया, गारफील्ड के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकथन और तर्क, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही, ये देखना है। तो इसमें क्या कह रहे हैं आप समझिए ध्यान से। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय को मेडिकल एवं विधि व्यवसायों के समकक्ष नहीं समझा जाता है। अभिकथन सही कह रहा है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय को मेडिकल एवं विधि व्यवसाय के समकक्ष नहीं समझा जाता है। अभिकथन सही है। तर्क कह रहा है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। तर्क भी सही कह रहा है कि पुस्तकालय में सूचना विज्ञान में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई भी संवैधानिक
सार्वजनिक संस्था नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आप देखिए और बताइए यहाँ पे क्या इसका सही होगा। तो अभिकथन इसमें क्या कह रहा है, इस चीज़ को आप पहले समझिए। अभिकथन कह रहा है कि 11, 12, 13 वर्गों की सारणी और 31, 32, 33 वर्गों की सारणी को समपार्श्विक सारणी कहा जाता है। तो हाँ, इस सारणी को हम लोग समपार्श्विक सारणी कहेंगे। 11, 12, 13 वर्गों की सारणी और 31, 32, 33 वर्गों की जो सारणी होगी उसे हम लोग समपार्श्विक सारणी कहेंगे। तर्क क्या कह रहा है, वे मूल जगत से व्युत्पन्न होते हैं। ये कहना गलत है कि ये मूल जगत से व्युत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभिकथन सही होगा, ए सही होगा और आर गलत होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है, फिर से आपको बताना है क्या होगा। अभिकथन कह रहा है आरडीएफ वेपर मेटाडेटा के उपयोग और अंतरण को समर्थित करता है। तो ये अभिकथन सही है कि आरडीएफ जो है वो वेब पर मेटाडेटा के उपयोग और अंतरण को समर्थित करता है। तर्क क्या कह रहा है, ग्रंथ परक मानक गौण सूचना के सृजन और प्रसार के माध्यम है। तो तर्क भी यहाँ पे सही है कि ग्रंथ परक मानक गौण सूचना के सृजन और प्रसार के माध्यम है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ए और आर दोनों सही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क, फिर से आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है कि सूचना सार एक लेख, अभिकथन क्या कह रहा है, सूचना सार एक लेख के विषय वस्तु के संक्षिप्त सारांश को पेश करता है। आपको ये बताना है, तो ये बिल्कुल ही सही है कि सूचना सार जो एक लेख के विषय वस्तु के संक्षिप्त सारांश को पेश करता है। तर्क क्या कह रहा है, ये निष्कर्षोन्मुखी होने की अपेक्षा आक्षोन्मुखी होते हैं। तर्क क्या कह रहा है कि ये निष्कर्षोन्मुखी होने की अपेक्षा आक्षोन्मुखी होते हैं। तर्क यहाँ पे गलत कह रहा है, अभिकथन जबकि सही है कि सूचना सार का एक लेख के विषय वस्तु के संक्षिप्त सारांश को पेश करता है, ये सही है। अभिकथन सही है, तर्क गलत है, जो किस में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क पे आपको बताना है क्या होगा। अभिकथन क्या कह रहा है, ई प्रकाशनों ने साहित्य की मात्रा में असीमित वृद्धि की है, परंतु साहित्य की गुणवत्ता को इसने बुरी तरह प्रभावित किया है। ये अभिकथन पूरी तरह से सही है कि ई प्रकाशनों ने साहित्य की मात्रा में असीमित वृद्धि तो की है, लेकिन साहित्य की गुणवत्ता को इसने बुरी तरह प्रभावित किया है, ए सही है। तर्क कह रहा है, वर्तमान दशक में ई पत्रिकाओं के तीव्र संचार के माध्यमों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये भी कहना सही कि वर्तमान दशक में जो ई पत्रिकाओं के तीव्र संचार के माध्यमों के रूप में स्वीकार किया गया है, ए और आर यहाँ पे दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए, डी देखिएगा जिसमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अभिकथन तर्क पे दिया हुआ है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क। अभिकथन क्या कह रहा है, संबंध खोज तकनीक सूचना पोर्टल का अभिन्न घटक है। तो तर्क यहाँ पे सही कह रहा है कि जो संबंध खोज होता है वो तकनीक सूचना पोर्टल का अभिन्न घटक होता है, अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है, विषय अनुक्रमणिका में विषय सन्निहित होता है जिसे खोज सर्वर द्वारा ढूंढा जाता है। तर्क यहाँ पे गलत बता रहे हैं, सोच इसकी खोज जो है सर्वर के द्वारा नहीं किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। विषय अनुक्रमणिका में विषय सन्निहित होता है लेकिन इसकी खोज सर्वर द्वारा नहीं ढूंढा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा और आर गलत होगा। आर गलत होगा, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, फिर से आपका अभिकथन और तर्क दिया, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क है। अभिकथन कह रहा है गुणात्मक साधनों को विश्वसनीय बनाने के लिए अनुमान्य बनाना होगा। तो अभिकथन सही है कि जो भी गुणात्मक साधनों है उसको विश्वसनीय बनाने के लिए अनुमान्य बनाना होगा। और तर्क क्या कह रहा है, गुणात्मक साधन अनुमान्य साधनों के आवश्यक पूरक हैं। तो तर्क भी यहाँ पे क्या है, सही है कि गुणात्मक साधन जो है अनुमान्य साधनों के आवश्यक पूरक है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और आर यहाँ पे क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अधिगम के राष्ट्रीय प्रोग्राम NPTEL के साझेदार नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 3rd और 4 जो है IIT बेंगलोर और NIT राउरकेला। IIT बेंगलोर और NIT राउरकेला जो है वो प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अधिगम के राष्ट्रीय प्रोग्राम NPTEL के साझेदार नहीं है। NPTEL के साझेदार कौन कौन नहीं है, IIT बेंगलोर और NIT राउरकेला, ये दोनों जो हैं क्या है, वो NPTEL के साझेदार नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन भी सेम दिया हुआ है कि IIT बेंगलोर और NIT राउरकेला ये प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अधिगम के राष्ट्रीय प्रोग्राम NPTEL के साझेदार नहीं है, जबकि IIT मद्रास और IIT दिल्ली ये दोनों NPTEL के साझेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मेलविन जे वाइट के अनुसार वैज्ञानिकों का उपागम है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1st, 2nd और 3rd। सामयिक उपागम, नित्य प्रति
उपागम और सर्वानंद पूर्ण उपागम। सामायिक उपागम, नित्य प्रति उपागम और सर्वानंद पूर्ण उपागम, करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच और एक्सॉस्टिव अप्रोच, ये 3 उपागम जो हैं वो मेल्विन जे वाइट के अनुसार वैज्ञानिकों का उपागम है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सामायिक उपागम, नित्य प्रति उपागम और सर्वांग पूर्ण उपागम, इन सभी उपागमों को मेल्विन जे वाइट 1961 के अनुसार वैज्ञानिकों का उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैगजीन उचित है। मैगजीन क्यों उचित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में इसमें क्या दिया हुआ है, कोड में दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही है। सी जो कोडिंग में फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि अवकाश एवं मनोरंजन के लिए मैगजीन उचित है, लोकप्रिय सूचना के लिए मैगजीन उचित है। किसके लिए? अवकाश एवं मनोरंजन के लिए और लोकप्रिय सूचना के लिए मैगजीन उचित है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड से सी सही है, जो फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में बताता है कि अवकाश में मनोरंजन के लिए, लोकप्रिय सूचना के लिए मैगजीन उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डाटाबेस में शब्द भंडार को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा थर्ड एंड फोर, मानक फाइल और प्राधिकार फाइल। थर्ड एंड फोर किस में दिया हुआ है? थर्ड एंड फोर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में ना। तो इसका मानक फाइल और प्राधिकार फाइल, ये दोनों जो है डाटाबेस के शब्द भंडार को नियंत्रित करता है। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि मानक फाइल और प्राधिकार फाइल को डाटाबेस में शब्द भंडार को नियंत्रित करता है। थिसारस फाइल जो है शब्दों से संबंधित फाइल है। एग्जाम्पल में प्लेन, स्क्रिप्ट, बर्न, ब्रेस, क्लोज, पॉलिश, साइन, स्मूथ एटसेट्रा। स्टैंडर्ड फाइल में क्या आता है? प्रत्येक मानक के लिए खाता है। इस खाता में वह अधिक से अधिक कई प्रकार के डाटा को रख सकता है और इसके सपोर्ट विविध प्रकार के इंक्रिप्शन और प्राइवेसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज यूएसए क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ये अमेरिकी पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज यूएसए क्या है? तो यह अमेरिकी पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिस्क्रिप्शन को समझिए आप ध्यान से। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL जो है वो यूएसए एक अमेरिकी पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। ACRL शैक्षणिक पुस्तकालय और पुस्तकालय कार्यकर्ताओं के लिए उच्च शिक्षा संगठन है। इसे 1940 में प्रतिपादित किया गया। ACRL अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम कहाँ से मिल सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। स्टेटमेंट्स ईयरबुक से आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम मिल सकता है। द इंटरनेशनल हु इज वह सीरीज है जो दुनिया भर में उल्लेखित लोगों के संदर्भ पुस्तकों की है, जो 1935 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। स्टेटमेंट्स ईयरबुक क्या है? तो राजनेता उस व्यक्ति को कहते हैं जो मूलतः राजनीतिक दर्शन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में कभी भी नीतिगत सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।